क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। शिक्षा नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 क्लास 11th एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये जो यूनिट है इसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जिस चैप्टर का हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से अक्सर नीट एंट्रेंस एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे और उन दो में से एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली शुरू के पार्ट से पूछा जाता है। ये जो सेक्शन है ये ब्लड को डिस्कस कर रहा है। तो हम भी आज इस वीडियो की मदद से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड वाले सेक्शन का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में बाद में हमारा मेजर फोकस रहेगा प्लाज्मा का, लेकिन मैं यहां पर ब्लड को इंट्रोड्यूस भी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा जाएगा कि ब्लड कहते किसे है क्या चीज। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। तो एनिमल बॉडीज में चार ही तरह के टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एक एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मसल, चौथा न्यूरल। उनमें से एक कनेक्टिव है और ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि आपने क्या वजह है इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा। तो पहली चीज तो हमने ये कहा कि सारे कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के डेरिवेटिव है और ब्लड भी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का डेरिवेटिव है। तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जब मैं लिख रहा हूं तो आपको पता है कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दोनों के बीच में मीजोडर्म। मीजोडर्म से ह्यूमन बॉडी में जो मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट बॉडी है वो किससे बनती है, मेजर पोर्शन किससे बनता है, बल्क किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पूरा का पूरा मसल किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू में आपको बता चुका हूं किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। और कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज बोन है। तो इमीडिएटली आपको ये समझ में आ गया कि बल्क हमारा भी किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। और ये कनेक्टिव टिश्यू की एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ही बनता है। तो क्या यही एक बात है? नहीं, आप कहेंगे नहीं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई चीज कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें सेल्स, और सेल्स जिस मीडियम में पड़े होंगे उसे कहेंगे मैट्रिक्स। ये दो उसके कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम ब्लड को देखें तो क्या ब्लड में सेल्स है? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल है। इनके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड में, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, वो एक्चुअली इसके सेल्स हैं। जैसे इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, और जो थ्रोम्बोसाइट्स है, तो हमने कहा कि यहां पर क्या है बेटे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी जो कि इरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी जो कि ल्यूकोसाइट्स हैं, और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स जिसे आप क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो ये हमने देखा इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी वजह है ये, इसकी जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है। तो क्योंकि ब्लड की मैट्रिक्स फ्लूइड है, द मैट्रिक्स इज फ्लूइड, इसीलिए हम ब्लड को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए, आपने एरियोला टिश्यू पढ़ा है। एरियोला टिश्यू में जो मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं। बीच में आपने देखा होगा एक इर्रेगुलर सा सेल होता है जिसे फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, वो सिक्रीट करता है कोलेजन इलास्टिन। साथ में कुछ ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है मैट्रिक्स में, जो कि बेसिकली प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह से ब्लड में भी हमने कहा कि बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी सेल्स है, इसमें भी क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन स्पेशलाइज्ड इसलिए है क्योंकि अनलाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज इसकी मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है, और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हम प्लाज्मा किसे कह रहे हैं। अगर आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को निकाल दें तो आपके पास जो बचेगा वो प्लाज्मा है। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स वुड बी इक्वल टू व्हाट इज नोन एज प्लाज्मा। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए मैं कुछ ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में स्टैंड कर दूं और किसी तरह से मैंने ये इंश्योर किया कि ये क्लॉट ना करे, तो सबसे पहले जो इसके मेजर सेल्स हैं, जो आरबीसी, सेडिमेंट होकर के सबसे नीचे आ जाएंगे। तो नीचे जो पूरा का पूरा सेडिमेंट होकर के पार्ट आया, इसमें आप क्या कहेंगे, ये आरबीसी। और बीच में एक छोटी सी लेयर आएगी, इसे हम कहते हैं बफी कोट। इसे हम कहते हैं बफी।
और ये जो बफी कोट है इसमें WB और प्लेटलेट्स दिखाई देंगे। तो यहां पर WBCs और प्लेटलेट्स दिखाई देंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है इसे आप प्लाज्मा कहेंगे। ये जो प्लाज्मा है ये टोटल ब्लड का 55% है। तो दिस इज 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45%। प्रैक्टिकली आप देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बहुत मेजॉरिटी किसकी होगी? आरबीसी की। 5 मिलियन पर MMQ। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख। तो प्रीडोमिनेंटली जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कौन है? आरबीसी। फिर एक रेशो होता है। रेशो का मतलब होता है ब्लड में कितने सेल्स हैं। हम इस रेशो को देख रहे हैं, द सेल्स दैट इज ब्लड। इस रेशो को हम हिमेटोक्रिट कहते हैं। ये रेशो कितना है बेटे? 45। इसको हमने क्या कहा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिमेटोक्रिट। और प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप देखें तो हिमेटोक्रिट एक्चुअली ऑफ द ब्लड इज डिसाइडेड बाय आरबीसी। आरबीसी है जो डिसाइड करता है। तो ब्लड में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 55% प्लाज्मा। मान लीजिए यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वो क्वेश्चन आपसे ये कहते हैं कि किसी आदमी का कार्डियक आउटपुट 6 लीटर है। A person has a cardiac output of 6000 ml और इसमें से 20% जो है वो किडनी को मिलता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, किडनी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है रीनल। आपसे पूछा है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा? तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इस 6000 ml में से 20% किसको पहुंचा है? किडनी को। ये अमाउंट 1200 ml है। और क्या ये रीनल प्लाज्मा फ्लो है? आप कहेंगे नहीं, ये रीनल ब्लड फ्लो। ये रीनल ब्लड फ्लो है। देखिए एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कई बार कर देते हैं, पहले प्लाज्मा और ब्लड फ्लो में अंतर देखिए। फिर आपको ये पता चल गया कि इस ब्लड फ्लो का 55% प्लाज्मा होगा और आपने 1200 का 55% आपने निकाला एंड दैट वुड बी 660 ml। और आपने कहा कि इस आदमी में जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो 660 ml है। आपके सामने स्लाइड पर एक बड़ी अच्छी एक कैलकुलेशन है, आप बड़े ध्यान से देखिए कि मैंने डिफरेंशिएट किया है रीनल ब्लड फ्लो में और रीनल प्लाज्मा फ्लो में। आगे चलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर है। एक रफ एस्टीमेट है। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70 केजीज का कोई आदमी है तो करीब करीब 40 टू 43 केजीज या लीटर क्या होगा बेटे? वाटर होगा। अब सोचने वाली बात है, इतना पानी है वो है कहाँ? इतना सारा पानी एक्चुअली है कहाँ? तो हम ये कह रहे हैं कि या तो बॉडी में वाटर है, या तो वो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। सीधी सी बात है, मैंने ये कहा कि पानी या तो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। जो सेल के अंदर है आपने बहुत नाम सुना, इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और जो सेल के बाहर है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसे हमने क्या कहा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां पर है? या तो ये दो सेल्स के बीच में है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। इसको हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा। और या ये ब्लड वेसल के अंदर है, जिसे मैंने क्या कहा? इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहा। और आप समझ गए होंगे इंट्रावास्कुलर मतलब वेसल के अंदर। यहां पर मैं किस फ्लूइड की बात करता हूं? तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो बॉडी में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। अब हम आते हैं प्लाज्मा के ऊपर। तो अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो हमने ये कहा कि प्लाज्मा का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है। टिपिकल सिनेरियो में 92% एक फिगर आएगी जो कि प्लाज्मा का करीब 92% क्या है बेटे? पानी है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। दीज आर सम प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये सेकंड लार्जेस्ट है। इनका परसेंटेज 7% है। वाटर इज हाईएस्ट 92%, प्रोटीन्स आर 7%। इसके अलावा जो 1% बचा उसमें बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें, ग्लूकोज है, यूरिया है, सोडियम है, आयरन है, हॉर्मोन्स हैं, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? इस बचे हुए 1% में आ जाएगी। आई होप दिस नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए
अगली चीज आपसे पूछेंगे कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से। तो तीन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, एक को आप कहेंगे एल्बुमिन या एल्बुमिन, और एक को आप कहेंगे ग्लोबुलिन्स, और एक को आप कहेंगे फिब्रिनोजन। ये तीन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। इसमें सबसे कॉमन एल्बुमिन है, दिस इज 4%। ग्लोबुलिन इज अप्रोक्सीमेटली, ग्लोबुलिन्स आर 2%, एंड अप्रोक्सीमेटली 1% इज फिब्रिनोजन। अब आपने देखा कि ये प्रोटीन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो ग्लोबुलिन्स हैं वो तीन तरह के हैं। एक को आप कहेंगे अल्फा, एक को आप कहेंगे बीटा, और एक को आप कहेंगे गामा ग्लोबुलिन। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा कि ब्लड में से आपने प्लाज्मा निकाली, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर है, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं करीब 7%, बाकी सब चीजें 1% है। और उसमें प्रोटीन सबसे कॉमन एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फिब्रिनोजन, और ग्लोबुलिन भी तीन तरह के हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ब्लड जो वेसल है उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, इसमें से फ्लूइड वेसल से बाहर क्यों नहीं आती। तो बाहर क्यों नहीं आती उसकी वजह यह है, या ज्यादा क्यों नहीं आती उसकी वजह यह है कि यहां पर हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कोलॉइड हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके ब्लड वेसल के अंदर रखा जाता है। तो व्हाट कीप्स ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, आपने कहा कि ब्लड के अंदर कोई कोलॉइड है, और वो क्या जनरेट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर इस फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखा हुआ है। अब ये वो एल्बुमिन है जिसका ये मेन फंक्शन। तो ये जो एल्बुमिन है, ये मेजर हमने क्या कहा, ये वो कोलॉइड है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि एल्बुमिन का फंक्शन क्या है। इमीडिएटली मुझे ये पता लग गया कि अगर किसी में ये डिक्रीज हो गए, एल्बुमिन अगर कम हो गया, तो मुझे ये पता चल गया कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकल के आएगी, और बाहर निकलने के बाद में ग्रेविटी की वजह से जो डिपेंडेंट पार्ट है बॉडी के, उस पर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, और वहां पर टिश्यू स्पेस में फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है उसे कहते हैं इडीमा। और ये इडीमा किस पर होगा बेटे, फुट पर होना शुरू हो जाएगा, पैरों पे सूजन आ जाएगी। तो पैरों पे सूजन आने की एक आम वजह क्या हो सकती है कि किसी में प्रोटीन की कमी है। बड़ी सिंपल बात हमें समझ में आ गई। एल्बुमिन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसका मतलब एल्बुमिन कम हुआ तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ये जो फ्लूइड को अंदर रखे हुए था, ये फ्लूइड बाहर जाएगी, और ग्रेविटी डिपेंडेंट पैरों पे इकट्ठी होगी, और वहां पर सूजन आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि ग्लोबुलिन क्या करता है। तो ग्लोबुलिन बेसिकली जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड में आयरन को लेके जाना है, और भी चीजें ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है, तो कुछ प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के लिए। वो काम बेसिकली किसका है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स का है। इंटरेस्टिंग चीज गामा ग्लोबुलिन है। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज भी कहते हैं। और इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि इनका फंक्शन इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी में भी आप जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा एक बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमर, और इसीलिए एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी होती है उस आर्म को कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ग्लोबुलिन्स में एक पर्टिकुलर ग्लोबुलिन्स का काम क्या है, इम्यूनिटी। ये जो फिब्रिनोजन है, ये जो फिब्रिनोजन है, ये जो फिब्रिनोजन है, ये इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एक्टिवेट होकर के एक थ्रेड लाइक फिब्रिन बनता है, और इसके नेटवर्क की वजह से क्लॉट बनता है, और इसके लिए ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को। अगर क्लॉट बन रहा है तो इसका मतलब ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा रहा है। ये फंक्शन किसका है, फिब्रिनोजन का। जब वो एक बार एक्टिवेट हो जाए किसी तरह से, तब वो एक्टिवेट होकर के क्लॉट बनाता है। क्लॉट बेसिकली किस चीज का बना है, फिब्रिन का बना है। उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जितने भी आप प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पर देख रहे हैं,
जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, आप बात कर रहे हैं ग्लोबुलिन की, किसकी, अल्फा बीटा, अभी इनको रहने दीजिए, और फिब्रिनोजन, इन सब को लिवर सिंथेसाइज करता है। लेकिन इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज करते हैं एक स्पेशल टाइप के जो लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं बी सेल्स। ये वो सेल हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा प्लाज्मा के बारे में, हमने ये देखा कि प्लाज्मा, ये ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि ये जो सेडिमेंटेशन के बाद में बफी कोट किसे है, हेमाटोक्रिट किसे कहा जाता है, ब्लड फ्लो और प्लाज्मा फ्लो में क्या अंतर है, बॉडी में वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में देखा, प्लाज्मा प्रोटीन्स के काम क्या है। तो अगर आपने ब्लड में से सेल निकाल दिए तो क्या बचा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो जो चीज बची उसे कहते हैं सीरम, और सीरम कभी भी क्लॉट नहीं करती है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि ये जो शुरुआत है आपके चैप्टर की, यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया है ब्लड में, इसमें जो प्लाज्मा पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, हम अगले वीडियोस में फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। देखते रहिए शिक्षा नेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरा नाम है डॉक्टर एन के शर्मा।